नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपके साथ प्रस्तुत हूँ द प्रॉब्लम्स ऑफ फिलोसफी बाय बर्ट्रैंड रसेल। जो किताब है उसके दूसरे चैप्टर द एग्जिस्टेंस ऑफ मैटर पे। तो हम आज मैटर के ऊपर चर्चा करेंगे, पर्टिकुलरली मैटर के ऊपर रसेल के क्या विचार थे उस पे हम चर्चा करेंगे। तो रसेल, मैंने ये स्लाइड्स इसलिए प्रिपेयर की हैं क्योंकि ये प्रॉब्लम्स ऑफ फिलोसफी कई सारी यूनिवर्सिटीज में पढ़ाया जाता है और बहुत लोग मुझे मैसेज किया पहले वीडियो के बाद कि वो इसका पार्ट होना चाहेंगे या इसे देखना चाहेंगे, सुनना चाहेंगे। तो उनके लिए मैंने एक कंडेंस्ड पूरे चैप्टर की नोट्स मैंने यहाँ पे रख दिए हैं, जिसे अगर आप चाहें जो है तो इसको आप अपने इंटरप्रिटेशन के हिसाब से आप इस पे कमेंट्री लिख सकते हैं। आप इसे अपनी नोटबुक वगैरह में लिख सकते हैं, अपने नोट्स बना सकते हैं, या फिर जब भी आप चाहें कि रिवाइज करना है तो उसके लिए भी ये जो नोट्स हैं ये इनफ होंगे, मोर देन इनफ होंगे। तो वापस आते हैं हमारे डिस्कशन पे, और हमारा डिस्कशन आज है द एग्जिस्टेंस ऑफ मैटर, या मैटर या जो द्रव्य है उसकी सत्ता पे, उसके एग्जिस्टेंस पे, उसके सत होने में, उसके एग्जिस्टेंस पे हम लोग आज डिस्कशन करेंगे। तो रसल ये सवाल उठाते हैं, रसल रेजेस द क्वेश्चन ऑफ वेदर मैटर ट्रूली एग्जिस्ट और इफ इट इज मियरली इमेजिन्ड अकिन टू द रियलिटी ऑफ अ ड्रीम। हम लोगों ने पिछले चैप्टर में देखा था कि कैसे रसल इस बात को कहते हैं कि आप दो किन्हीं दो लोगों का जो एक ही मैटर को, एक ही सब्सटेंस को देख करके जो कंसेप्शन उनके ब्रेन में फॉर्म होगा, उनके माइंड में फॉर्म होगा, वो डिफरेंट होगा, क्योंकि जो सेंस डेटम है वो डिफरेंट है और इसलिए उनकी जो सेंसेशंस होंगी वो डिफरेंट बनेगी। तो अब ये कहते हैं कि क्या मैटर भी कोई एक चीज है, कोई सत पदार्थ है, या मैटर भी आपके स्वप्न जगत के वस्तु संसार जैसा ही कपोल कल्पित एक द्रव्य है, या कपोल कल्पित एक अधिष्ठान है। किनका अधिष्ठान है? प्रॉपर्टीज का अधिष्ठान है, अ बंडल ऑफ प्रॉपर्टीज। ठीक है। द सर्टेनिटी ऑफ मैटर डिपेंड्स ऑन द इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस ऑफ फिजिकल ऑब्जेक्ट्स एज प्रीवियसली आइडेंटिफाइड विथ मैटर। ठीक है। Do objects like the table exist independently of our perception and remain present even when unobserved? ये सवाल हम लोगों ने देखा था कि रसेल ने इस बात को पिछले चैप्टर में भी डिस्कस किया था कि क्या ऑब्जेक्ट्स हमारे न जानने हुए या उसके उनके संज्ञान न लेते हुए भी क्या ऑब्जेक्ट्स एग्जिस्ट करते हैं? क्या ऑब्जेक्ट्स एक रियलिज्म पॉइंट ऑफ व्यू से एग्जिस्ट करते हैं? रियलिज्म क्या है? रियलिज्म ये कहता है कि माइंड इंडिपेंडेंट एक रियलिटी है। ठीक है। तो क्या ऑब्जेक्ट्स जैसे कि टेबल आपके माइंड की एक फिक्शन के अलग से उसका एग्जिस्टेंस है कि नहीं है? ठीक है। फिर रसल emphasizes that while we question the physical existence of table, we do not doubt the sense data, the immediate sensory experiences that lead us to believe in the table's existence। कि हम मैटर पे तो डाउट कर सकते हैं, लेकिन हम इस बात को तो डाउट नहीं कर सकते हैं कि मैं देख रहा हूं, मैं किसी चीज का संज्ञान ले रहा हूं, मैं किसी चीज को सूंघ रहा हूं, मैं किसी चीज को सुन रहा हूं, मैं किसी चीज को बोल रहा हूं। इस बात का जो संज्ञान है, इससे जुड़े हुए जो सेंस डेटा हैं वो आपको कॉन्स्टेंटली मिलते रहते हैं। आपको अपनी आवाज सुनाई देती है, आपको ये वस्तु जगत दिखाई देता है, आप इस वस्तु जगत के साथ व्यवहार अपने इस शरीर के साथ करते हैं, जिसमें मन है, कर्म करने की क्षमता है और वचन करने की क्षमता है। लैंग्वेज के साथ ही आप इस दुनिया के साथ इंटरैक्ट करते हैं। तो कहते हैं रसेल की जो सेंस डेटा है उसकी, उस पर तो आप प्रश्न उठा ही नहीं सकते। आप सेंस डेटा ये तो मान सकते हैं कि कई बार वो हमें भ्रमित जानकारी देता है, लेकिन वो जानकारी देता है, इस तथ्य को आप नकार नहीं सकते हैं। फिर इसके बाद रसल, हम जो टेबल पे ही एक का एग्जांपल लेते हुए एक सवाल उठाते हैं कि ये जो टेबल है, क्या ये स्वप्न पदार्थ है या कोई एक असली या एक सत पदार्थ है? ठीक है। तो रसल
दो हाइपोथेसिस को एग्जामिन करते हैं यहाँ पे, और पहली हाइपोथेसिस ये है कि जो टेबल है वो रियल है। द सेंसरी कॉन्फिडेंस इज जस्टिफाइड एंड वी इन्फर रियलिटी फ्रॉम अपीयरेंसेस। जो हमारी सेंसेस हैं वो हम तक एक वस्तु लेकर के आ रही हैं, एक टेबल लेकर के आ रही हैं, और इस सेंस में उसका होना सत्य है, या वो टेबल एक्चुअली में एग्जिस्ट करती है। दूसरी जो हाइपोथेसिस है वो ये है कि इफ द टेबल इज नॉट रियल देन द एक्सटर्नल वर्ल्ड इज अकिन टू अ ड्रीम। अगर ये टेबल रियल नहीं है, मतलब जैसे कि अगर आप इसको, यही डिबेट अगर आप हमारे इंडियन ट्रेडिशन में देखना चाहें, तो शंकराचार्य जो है सत का एक बड़ा ही बढ़िया डेफिनेशन देते हैं। त्रिकाल अबाधित्वम ही सत। जो तीनों काल में अबाधित है वही सत है। इस बात से वो चेतना की सिद्धि करते हैं कि चेतना परम तत्व है। यहाँ पे ये बात चल रही है कि अगर वो टेबल जो है वो रियल नहीं है, जिसे जो कि आपकी सेंसेस लेकर के आ रही हैं, तो मतलब कि सेंसेस उसे एक्सटर्नल वर्ल्ड से लेकर के नहीं आ रही हैं, वो आपके माइंड का ही इमेजिनेशन है। आपका माइंड जो कि, इस पे भी एक डिबेट होती है कि क्या माइंड एक इंडिपेंडेंट सेंस ऑर्गन है, मनस जिसे बोलते हैं। हालांकि बिल्कुल ट्रांसलेशन बहुत उपयुक्त तो नहीं होगा, लेकिन फिर भी मनस कहते हैं कि क्या मनस भी एक सेंस ऑर्गन है। तो इस बात पे प्रश्न उठता है। यहाँ पे हमारा जो प्रश्न है वो ये है कि क्या एक वस्तु जगत में कोई वस्तु एग्जिस्ट करती है। इसे आप अगर मॉडर्न फिजिक्स के कंसेप्शन के अंडरस्टैंडिंग या उसके चश्मे से देखना चाहेंगे, तो जो मॉडर्न फिजिक्स है वो ये कहती है, जैसे डेविड बॉम की थ्योरी जो है खास तौर पे, जिनका क्वांटम मैकेनिक्स में बहुत बड़ा नाम है। तो डेविड बॉम की थ्योरी ये कहती है कि क्योंकि हमने इसे पिछले चैप्टर में भी डिस्कस किया था कि जो एटम है आपका वो तो अधिकतर हॉलो है, और जो स्ट्रिंग थ्योरी वगैरह है वो कह रही है कि जो सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैं वो स्ट्रिंग्स हैं। तो स्ट्रिंग में अगर आप उस लाइन को छोड़ दें तो लाइन के अलावा तो बाकी खाली है। तो स्ट्रिंग्स आप इमेजिन करिए, स्ट्रिंग्स आपस में जुड़ी हुई एक एटम, एटम आपस में जुड़े हुए मॉलिक्यूल, और मॉलिक्यूल से ये जो टेबल आप महसूस कर रहे हैं, ये तो एक कंप्यूटर भी जनरेट कर सकता है, जो हम लोगों ने ब्रेन इन अ वैट एक्सपेरिमेंट को डिस्कस किया था। तो कोई एक सब्सटेंशियल बेसिस नहीं है हमारे पास इस बात को बिल्कुल अफर्मेटिवली क्लेम करने का, क्लेम करने का कि जो एक्सटर्नल वर्ल्ड है वो रियल है, उसकी माइंड इंडिपेंडेंट एक एग्जिस्टेंस है। The distinction is crucial. One supports common sense reality while the other suggests solipsism where only the self exists. तो ये जो दूसरा मंतव्य है कि आपके ऑब्जर्वेशन, आपके परसेप्शन या आपकी इमेजिनेशन से अलावा अगर एग्जिस्ट नहीं करता है, कोई भी किसी चीज की सत्ता नहीं है, तो ये फिलॉसफी ऑफ माइंड के जो पोजीशन जिसे हम सॉलिप्सिज्म के नाम से जानते हैं, वो उस पोजीशन को आर्ग्यू करना हुआ, या इस पोजीशन को आर्ग्यू किया जा रहा है। जो नॉर्मल हमारा कंसेप्शन है कि एक बाहर एक इंडिपेंडेंट हमारे हमारे से हमारे माइंड इंडिपेंडेंट एक रियलिटी है, और वो रियलिटी हमें सेंस डेटम भेज रही है, और वो सेंस डेटम से हम एक ऑब्जेक्ट का कंसेप्शन बना रहे हैं। तो ये तो भाई कॉमन सेंस व्यू है, इसमें तो आपको बिल्कुल कोई लॉजिक तो लगाना नहीं है कि आप अपने सामने कुछ देख रहे हैं, आप किसी चीज से इंटरेक्ट कर रहे हैं, या आप अपने मोबाइल से लगे हुए हैं, या फिर इन चीजों से आपको कोई अलग लॉजिक तो नहीं लगाना है। तो ये जो है ये प्रिंसिपल ऑफ सर्टेनिटी होता है, या इसे ऑकेम्स रेजर के नाम से भी जानते हैं, जिसकी चर्चा हम अभी आगे करेंगे। Descartes and the certainty of the self. Russell references Descartes' meditation where Descartes doubted everything, not clearly and distinctly true, even considering a deceptive demon. हमने इस बात की चर्चा की थी कि कैसे रेडिकल स्केप्टिसिज्म का प्रयोग जो है, जो डेकार्ट्स का जो मेथोडोलॉजी है, डेकार्ट्स की जो पद्धति है, वो जो रेडिकल डाउट की या पद्धति है, या उसे आप कह सकते हैं रैशनल क्रिटिकल स्पेकुलेशन, क्रिटिकल स्पेकुलेशन की जो पद्धति है, या जिसे कहा गया है मैथमेटिकल डाउट की जो पद्धति है,
तो रसेल उसके तरफ हमारा ध्यान लेके आते हैं जो है, और वो हमने ये डिसेप्टिव डीमन की जो बात है कि डीमन, कोई ऐसा डीमन हो सकता है जो कि हमें मिसकन्विंस कर रहा हो कि ये रियलिटी एग्जिस्ट कर रही है, और मे बी शायद हम ये रियलिटी देख ही ना रहे हो, जो कि मैट्रिक्स और बहुत सारी अलग अलग मूवीज का प्रेमिस है। तो ये इस तरफ हमारा ध्यान लेकर के आते हैं जो है, और वो डेकार्ड्स के दरअसल कॉगिटो को हमारा ध्यान लेकर के आना चाहते हैं, और वो इस बात को पॉइंट आउट करते हैं कि इस रेडिकल डाउट के बाद भी डेकार्ड्स कंक्लूड करते हैं कि उनकी खुद की एग्जिस्टेंस जो है वो अनडिनाएबल है। इफ ही डाउटेड ही मस्ट एग्जिस्ट टू बी डिसीव्ड। तो जो वो पूरा मैक्सिम है डेकार्ड का, वो मैक्सिम है डेकार्ड का, डुबिटो एर्गो कॉगिटो, कॉगिटो एर्गो सुम। आई डाउट देयरफॉर आई थिंक देयरफॉर आई एम। कॉजिटेटिंग बीइंग, थिंकिंग बीइंग, रैशनल बीइंग का एक जो है एग्जिस्टेंस, वो तो होना ही पड़ेगा, वो तो आपको मानना ही पड़ेगा। तभी तो किस उसको डिसीव किया जा सकता है, तभी तो उसको कोई डीमन डिसीव करने की पॉसिबिलिटी हो सकती है। अगर हम इस बात को मान ले कि कोई कॉजिटेटिंग बीइंग है ही नहीं, तो डीमन किसे मैनिपुलेट करेगा? डीमन किसके लिए एक फिक्शनल वर्ल्ड रचेगा? डीमन किसके लिए एक कपोल कल्पित संसार रचेगा? तो इस बात पे रसल हमारा फोकस लेकर के आते हैं, इस रेडिकल डाउट की पद्धति पे लेकर के हमारा ध्यान लेकर के आते हैं, रेडिकल डाउट की पद्धति पे जो है, या कार्टेशियन स्केप्टिसिज्म जिसे कहते हैं, इस पे हमारा फोकस लेकर के आते हैं, और कहते हैं कि ये कार्टेशियन ये स्पेकुलेशन जो है, या स्केप्टिसिज्म जो आप कर रहे हैं, ये अगर आप मैटर के कॉन्सेप्ट पे लगाएं, तो मैटर की जो सर्टेनिटी है वो डाउटफुल है। इस बात को जरा सोचने के लिए टाइम लीजिए। मैटर की जो सर्टेनिटी है वो डाउटफुल है। मैटर एग्जिस्ट करता हो अपनी प्रॉपर्टीज के अलावा, पता नहीं। आप जो मैटर एग्जिस्ट कर रहे हैं वो आप ड्रीम में देख रहे हैं, पता नहीं। अधिकतर जो इस प्रकार के आर्गुमेंट्स होते हैं, जैसे कि मांडुक्य उपनिषद वगैरह में जो दिए हैं, या जो चाइनीज बुद्धिज्म वगैरह में, या जेन और डाओ टीचिंग्स वगैरह में जो सिखाया जाता है जो है, तो उसमें यही सिखाया जाता है। इनकी टेक्निक जो है, इन आर्ग्यूमेंट्स की टेक्निक क्या है, वो आपके जो वेकिंग वर्ल्ड है, उस वेकिंग वर्ल्ड को वो कंपेयर करते हैं। कंपेयर किससे करते हैं? ड्रीम वर्ल्ड से, कि आपका जो वेकिंग वर्ल्ड है वो ड्रीम वर्ल्ड के जैसे है। और इस बेसिस पे लगभग सारे जितने भी आर्गुमेंट्स इस बात को दिए जाते हैं, वो सारे आर्गुमेंट्स आपके वेकिंग वर्ल्ड को ड्रीम वर्ल्ड से कंपेयर करते हैं, और कहते हैं कि जैसे ड्रीम वर्ल्ड्स के जो ऑब्जेक्ट्स हैं वो इल्यूजरी हैं, वैसे ही आपके वेकिंग वर्ल्ड के जो ऑब्जेक्ट्स हैं वो इल्यूजरी हैं। सारे जितने भी ये इस टाइप के फर्स्ट ऑर्डर, फर्स्ट पर्सन फिलोसफीज ऑफ कॉन्शियसनेस जो हैं, जो कि सीधे सीधे आपके इनर एक्सपीरियंस, क्वालिटेटिव एक्सपीरियंस को एग्जामिन करती हैं, वो सारे इस मेथड को अप्लाई करती हैं। तो मैटर के होने पे, के होने पे आपकी सर्टेनिटी पे डाउट हो सकता है, आपकी सर्टेनिटी पे क्वेश्चन हो सकता है, लेकिन मैटर से पृथक आपकी होने पे, आपके कॉजिटेटिंग बीइंग के तौर पे एग्जिस्ट करने पे कोई संशय नहीं उठ सकता। Russell appreciates Descartes' contribution in showing that subjective reality are the most certain aspect of reality. तो डेकार्ड्स अपने इस कॉजिटेटिंग जो कॉजिटेटिंग बीइंग का जो आर्गुमेंट है जो है, उससे ये कंक्लूड करते हैं कि जो आपको सब्जेक्टिव एक्सपीरियंस हो रहा है, वो सब्जेक्टिव एक्सपीरियंस, उसको तो खंडन ही नहीं किया जा सकता। तो ये चैमर्स आदि जो फिलोसफी ऑफ माइंड के बहुत ही बड़े दिग्गज नाम हैं, चैमर्स, डेविड चैमर्स, वो कहते हैं उस प्रॉब्लम ऑफ कॉन्शियसनेस, प्रॉब्लम ऑफ क्वालिया या फिनोमिनल कॉन्शियसनेस की प्रॉब्लम को लेकर के वो कहते हैं कि आप डाउट तो कर ही नहीं सकते, आप अपने सब्जेक्टिव एक्सपीरियंस को रेफ्यूट कर रहे हैं। ये रेफ्यूट करना काउंटर इंटुइटिव है। इस बात को सोचने के लिए थोड़ा 1 मिनट का आप समय लीजिए, कि आप अपने सब्जेक्टिव एक्सपीरियंस को डाउट तो कर ही नहीं सकते हैं। आपका सब्जेक्टिव एक्सपीरियंस आपको हो तो रहा है। अब
दरअसल हमारा ध्यान अगले प्रश्न की ओर ले जाना चाहते हैं, और वो प्रश्न है, डू फिजिकल ऑब्जेक्ट्स एग्जिस्ट बियॉन्ड आवर सेंस डेटा? कि क्या फिजिकल ऑब्जेक्ट्स, अगर हमारे सेंसेस उन्हें परसीव ना कर रहे हों और सेंस डेटम लेके आ नहीं रहे हों, तो भी क्या ऑब्जेक्ट एग्जिस्ट करता होगा, तो भी क्या ऑब्जेक्ट एग्जिस्ट करेगा? ये प्रश्न को लेकर के रसल हमारा ध्यान देकर के आते हैं, और वो कहते हैं, ग्रांटेड दैट वी आर सर्टेन ऑफ आवर ओन सेंस डेटा, have we any reason for regarding them as signs of existence of something else we call the physical object? तो यहाँ पे ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर के आते हैं कि क्या हमारे पास कोई रीजन है कि हम सेंस डेटा से पृथक ऑब्जेक्ट्स की, फिजिकल ऑब्जेक्ट्स की सत्ता को माने, कि एग्जिस्टेंस को माने? मान लीजिए स्लीप में, जैसे कि नींद, निद्रा की अवस्था में आप किसी सेंस ऑब्जेक्ट को परसीव नहीं कर रहे, जब आप डीप स्लीप में होते हैं तो आप किसी सेंस ऑब्जेक्ट को परसीव नहीं कर रहे होते हैं, आप किसी भी ऑब्जेक्ट को परसीव नहीं कर रहे होते हैं, आप एट मैक्स अपने आप को परसीव कर रहे होते हैं कि मैं हूं, मैं हूं, मैं हूं, इतना आप परसीव कर रहे होते हैं, इससे ज्यादा का परसेप्शन नहीं रहता है। तो इसी बात को वो कहते हैं कि अगर सेंस डेटा ना हो तो क्या और भी हमारे पास कुछ तथ्य हैं, और भी हमारे पास क्या कुछ एविडेंसेस हैं, आर्ग्यूमेंट्स हैं, हम कैसे इन्फर कर सकते हैं अपनी सेंस डेटा के बियॉन्ड? क्या कोई पद्धति है जिसके थ्रू हम फिजिकल ऑब्जेक्ट इन्फर कर सकते हैं? तो इस पे रसल कहते हैं, द फर्स्ट रीजन दैट रसल examines involve the idea of public experience versus private experience. If a group of people are sitting together at a dining table at a dinner party around a table, then it is reasonable to assume that they see the same forks and knives, the same cloth, the same tablecloth, the same glasses. तो रसल कहते हैं कि दो प्रकार के एक्सपीरियंसेस की वो चर्चा करते हैं, और दो प्रकार के एक्सपीरियंशियल डिफरेंसेस की चर्चा करते हैं, और रसल कहते हैं कि आप दो प्रकार के एक्सपीरियंसेस को समझिए। पहला जो एक्सपीरियंस है वो एक्सपीरियंस है एक पब्लिक एक्सपीरियंस, जो आपको सब लोगों के साथ मोर और लेस महसूस हो रहा है और कॉमन महसूस हो रहा है। तो एक तो ये एक्सपीरियंस हो गया। दूसरा जो एक्सपीरियंस वो जिस पे वो हमारा ध्यान इंगित करना चाहते हैं, वो हमारा प्राइवेट एक्सपीरियंस है, जो हमारी अपने ख्यालों की दुनिया एक पर्सनल चलती है। फॉर एग्जांपल, जिस कमरे में आप बैठे हैं या जिस भी वातावरण में आप बैठे हैं, आपका उसको लेकर के परसेप्शन और आपके किसी मित्र या किसी भाई या किसी और रिलेशन का उसको लेकर के परसेप्शन जो है वो अलग रहेगा। तो दो प्रकार के एक्सपीरियंसेस हुए, पहला हुआ आपका पब्लिक एक्सपीरियंस, दूसरा हुआ आपका प्राइवेट एक्सपीरियंस। पब्लिक एक्सपीरियंस को समझाते हुए वो एक बहुत ही अच्छा एग्जांपल देते हैं, और वो कहते हैं कि अपने आप को डिनर पार्टी पे सोचिए कि आप डिनर पार्टी पे हैं, और फिर वो कहते हैं कि आप ये सोचिए कि ये बात तो कॉमन सेंसिकल है जो है कि सामने वाले से भी वही चीजें देख रहे हैं टेबल पे, जो खाना बना है, जो यूटेंसिल्स हैं, जो बर्तन है, जो फोर्क है, जो नाइफ है, जो प्लेट है, वो भी वही देख रहे हैं। अब आप इसको कैसे कह सकते हैं? आप इस पे भी डाउट कर सकते हैं कि नहीं, वो शायद कुछ और देख रहे हो। अब ये तो प्रॉब्लम हो गई। तो इस पे ये हुआ कि आप अगर सामने वाले से, अगर वो ठीक बुद्धि में है, अगर उसके अंदर सोचने समझने की क्षमता है, कैटेगराइजेशन की क्षमता है, वो अपनी कॉग्निटिव फैकल्टीज का यूज कर पा रहा है, तो अगर आप उससे नाइफ मांगेंगे तो वो आपको नाइफ देगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो आप देख रहे हैं वो वही देख रहा है। ये कॉमन सेंसिकल पोजीशन तो है ही, इसके साथ साथ एक ये आर्ग्यूमेंट भी है। आर्ग्यूमेंट फ्रॉम यूटिलिटी, या आर्ग्यूमेंट फ्रॉम प्रैग्मेटिक आर्ग्यूमेंट इसे आप कह सकते हैं। फिर, since the sense data is private to each person, what is immediately present of the sight of one is not immediately present to the sight of another. अब वो कह रहे हैं कि जो आपका सेंस डेटा है वो आपके लिए प्राइवेट है, वो आपकी प्राइवेट एक्सपीरियंस का हिस्सा है, इसलिए आप अपने सेंस डेटा के लिए तो आप कंफर्म हो सकते हैं कि हाँ, मुझे ऐसा महसूस हो रहा है, लेकिन वो दूसरे के लिए वेरी कर सकता है, या उसके लिए उसके वेंटेज पॉइंट से, उसके लोकेशन से वो वेरी कर सकता है। ठीक है? कॉमन एक्सपीरियंस सजेस्ट दैट वी बिलीव इन सच पब्लिक न्यूट्रल ऑब्जेक्ट्स एट Russell calls them. ठीक है? अब हम
जो हमारा कॉमन एक्सपीरियंस है जो है वो ये सजेस्ट करता है कि हम कुछ ऐसे पब्लिक न्यूट्रल ऑब्जेक्ट्स में हम लोग बिलीव करते हैं। हम लोग देखिए दरअसल एक हम लोग एक थ्योरी ऑफ माइंड बनाते हैं, एक थ्योरी ऑफ वर्ल्ड बनाते हैं। हम पूरी धरती को तो नहीं देख सकते, लेकिन हम अपने आँखों से जहाँ तक देख सकते हैं, जहाँ तक सुन सकते हैं, उसके हिसाब से हम दुनिया का मॉडल मेकिंग करते हैं, हम दुनिया का एक मैप बनाते हैं और वो रिप्रेजेंटेशन हम अपने ब्रेन में स्टोर करते हैं ताकि हम उसके साथ इंटरैक्ट कर पाएँ। तो रसेल कह रहे हैं कि जो सेंस डेटा है क्योंकि वो प्राइवेट है हर इंसान के लिए, व्हाट इज इमीडिएटली प्रेजेंट टू द साइट ऑफ वन इज नॉट इमीडिएटली प्रेजेंट टू द साइट ऑफ द अदर। कि आपकी दृष्टि में और दूसरे की दृष्टि में भेद हो सकता है डिपेंडिंग आपका मत क्या है, आपका बिलीफ सिस्टम क्या है, डिपेंडिंग आपका परसेप्शन कैसा है, आपकी सेंसरी फैकल्टीज कैसी हैं। तो दो लोगों का सेंसरी परसेप्शन जो है वो डिफरेंट हो सकता है, जो सेंसेशन है, जो सेंस डेटा है वो भी डिफरेंट हो सकते हैं, इसलिए जो सेंसेशन है वो भी डिफरेंट हो सकती हैं। लेकिन जो कॉमन हमारा एक्सपीरियंस है वो ये सजेस्ट करता है कि हम लोग कुछ ऐसे पब्लिक न्यूट्रल ऑब्जेक्ट्स पे जिन पे हम सब लोग अपना मंतव्य मानते हैं कि कुछ चीजें एग्जिस्ट करती हैं, जैसे कि 13 दिन तक चांद चलता है, 14वें दिन अमावस हो जाती है। तो चांद भी चलता है, चांद है, इस बात पे हमें कोई डाउट नहीं है। अगर आप देखना चाहेंगे तो आप जुपिटर वगैरह टेलीस्कोप वगैरह से देख सकते हैं। तो जो देख लेगा वो उस पे डाउट तो करेगा नहीं। तो ये कॉमन सेंसिकल पोजीशन है और ऐसे पब्लिक न्यूट्रल ऑब्जेक्ट्स जैसे कि चांद वगैरह, और इस केस में जो हमारी टेबल है जो है जिसपे या टेबल है जिसपे फोक्स लगे हैं, यूटेंसिल्स लगे हैं, ऐसे पब्लिक न्यूट्रल ऑब्जेक्ट्स जिनपे कोई मतभेद नहीं है कि वो एग्जिस्ट करते हैं, ऐसे बहुत सारे हैं। If these objects are to exist, which more than one person can know, then it seems as though there must be something that transcends the private experience of sense data। ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट रसेल यहाँ पे उठा करके लेके आते हैं और वो कहते हैं कि अगर ऐसे ऑब्जेक्ट्स एग्जिस्ट करते हैं, पब्लिक न्यूट्रल ऑब्जेक्ट्स एग्जिस्ट करते हैं जो कि हमारे जानने से, हमारी समझ से थोड़े से परे हैं जो है, तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारे प्राइवेट एक्सपीरियंस जो है, जो सेंस डेटा का जो प्राइवेट एक्सपीरियंस है, उनसे परे भी कुछ एक एग्जिस्टेंस जो है वो है। इस बात को सिंक करने के लिए थोड़ा समझने के लिए थोड़ा सा समय लीजिए कि अगर ऑब्जेक्ट्स एग्जिस्ट करते हैं rather other than our knowing, other than what the sense data brings to us, other than what the sense data brings to us, अगर ऑब्जेक्ट्स एग्जिस्ट करते हैं हमारे सेंसरी परसेप्शन के परे, सेंसरी परसेप्शन के बियॉन्ड, तो इसका मतलब ऑब्जेक्ट्स में कुछ एक ऐसी ट्रांसेंडेंटल प्रवृत्ति है कि वो हमारे सेंस डेटा से पृथक उनकी एक ट्रांसेंडेंटल रियलिटी है। Further examining this reason for believing in the independent existence of physical objects, Russell inquires as to why we should believe in public neutral objects। ठीक है, अब रसेल इस बात पे चर्चा करना चाहते हैं कि हमें पब्लिक न्यूट्रल ऑब्जेक्ट, उन्होंने ये शो कर दिया कि आप जित ऑब्जेक्ट को जितना भी जो समझ रहे हो वो सिर्फ अपने सेंसेस के बेसिस पे समझ रहे हो, लेकिन अगर आप सेंसेस से परे एक दुनिया को मानो, पब्लिक न्यूट्रल ऑब्जेक्ट्स को मानो कि लोग इस पे एग्री करते हैं, ये जो है कॉमन ऑब्जेक्ट्स हैं, इनका कंसेप्शन सब लोगों के दिमाग में, जिनका बुद्धि सही से काम कर रही है उनके दिमाग में सेम होगा, तो ऐसी ऐसे ऑब्जेक्ट्स के एग्जिस्टेंस पे जो है वो फर्दर एग्जामिन करते हैं और वो फिर कहते हैं कि Russell acknowledges that people's experience, while slightly different, are often similar and may vary according to scientific principles having to do with perspective or reflection। वो कहते हैं कि लोगों का जो परसेप्शन होता है, लोगों का जो एक्सपीरियंस होता है वो थोड़ा अलग हो सकता है, वो थोड़ा भिन्न हो सकता है, और ये डिपेंड कर सकता है कि आप उस पे, आपका उस पे पर्सपेक्टिव कैसा है, आप उस पे क्या सोचते हैं, आप उस पे क्या विचारते हैं, आप उस पे क्या रिफ्लेक्शन करते हैं। तो जो एक्सपीरियंस है वो जो किसी भी ऑब्जेक्ट को लेकर के वो थोड़ा सा भिन्न तो हो सकता है, लेकिन वो भिन्नता इतनी नहीं होगी, उसका जो मैग्नीट्यूड होगा वो इतना नहीं होगा। However, he highlights a key flaw: relying on others' experiences assumes their existence, which depend on the
independent existence of physical objects precisely the question under debate। वो कहते हैं कि अगर आप लेकिन इस आर्गुमेंट से कि पब्लिक न्यूट्रल ऑब्जेक्ट्स एग्जिस्ट करते हैं, इस आर्गुमेंट में एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, और वो प्रॉब्लम ये है कि आप लोगों का मतलब आप जो जो आपको ये इंफॉर्मेशन दे रहा है, या जहां से आपको इंफॉर्मेशन मिल रही है, या जो ऑब्जेक्ट है जो है, आप उसको फिर से क्वेश्चन कर रहे हैं, और यही क्वेश्चन तो हमारे हम डिबेट इस पे कर रहे हैं। वो कहते हैं जो की फ्लॉ जिस पे वो हमारा ध्यान लेकर के आना चाह रहे हैं, वो कहते हैं कि रिलाइंग ऑन अदर्स एक्सपीरियंसेस अज्यूम्स देयर एग्जिस्टेंस, कि अगर आप किसी दूसरे के एक्सपीरियंसेस को भी उतनी ही वैलिडिटी दे रहे हैं, तो आप क्या रहे हैं, आप इस बात को कह रहे हैं कि वो कोई एग्जिस्ट करता है। तो आप सॉलिप्सिज्म के व्यू पॉइंट से आप हट रहे हैं और कह रहे हैं कि कोई और माइंड भी एग्जिस्ट करता है, और कोई और माइंड भी एग्जिस्ट कर रहा है, विच डिपेंड्स ऑन द इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस ऑफ फिजिकल ऑब्जेक्ट्स, जो कि एक अलग फिजिकल ऑब्जेक्ट है जो है, जिससे आप इंटरेक्ट कर सकते हैं, लेकिन उस फिजिकल ऑब्जेक्ट की वैलिडिटी पे ही तो हम सवाल उठा रहे हैं। और तो ये एक तरीके से एक सर्कुलर लूप में ये बात फंस जाती है। In this stage of his argument, Russell insists we cannot use other sense data as evidence as they are inferred from our own private experiences। रसल कहते हैं, रसल इस आर्गुमेंट से ये इंसिस्ट करना चाहते हैं कि हम दूसरों के जो सेंस डेटा है उसको हम एविडेंस नहीं मान सकते हैं, क्योंकि वो हम अपने प्राइवेट एक्सपीरियंसेस से इन्फर कर सकते हैं। तो दरअसल रसल यहाँ पे करना क्या चाह रहे हैं कि ये एक दूसरे पदार्थ को अगर आप मानते हैं कि कोई एक दूसरा व्यक्ति भी है, तो आप उसके होने पे तो डाउट कर सकते हैं कि वो कॉजिटेटिंग बीइंग है या नहीं, वो फिलोसॉफिकल ज़ॉम्बी भी हो सकता है जो कि चैमर्स कहते हैं, वो फिलोसॉफिकल ज़ॉम्बी भी हो सकता है, लेकिन आप उसके फिजिकली होने पे अगर आप डाउट नहीं कर रहे हैं, तो आप एक तरीके से वैलिडिटी दे रहे हैं एक प्रकार के सब्सटेंस को, एक प्रकार के मैटर को, जिससे उसकी बॉडी कंपोज है, जो कि उसकी बॉडी को कॉन्स्टिट्यूट करता है, और वो मैटर जो उसको फॉर्म करता है। तो अगर आप फिर मैटर पे आ गए जो है, तो आप भाई मैटर के प्रश्न पे तो हमने प्रश्न चिन्ह उठा ही दिया था। तो वो कंक्लूड करते हैं कि रियलिटी मस्ट बी ग्राउंडेड इन प्राइवेट सेंस डेटा अलोन, कि जो रियलिटी है वो आपको अपने प्राइवेट सेंस डेटा के बेसिस पे ही माननी पड़ेगी, क्योंकि आप दूसरों के एग्जिस्टेंस के बारे में, दूसरों के होने के बारे में आप अ, बिल्कुल सर्टेन तौर पे आप कह नहीं सकते हैं कि दूसरे भी कॉजिटेटिंग बीइंग है या दूसरे एग्जिस्ट करते हैं, क्योंकि अगर दूसरे एग्जिस्ट करते हैं तो वो भी एक प्रकार के मैटर हैं, जिसमें कि एक जिसमें कि एक माइंड है जो कि माइंड बॉडी प्रॉब्लम बन जाता है। वो मैटर एग्जिस्ट करता है, और वो उस आप मैटर पे फिर भरोसा कर रहे हैं, और ये मैटर का ही तो क्वेश्चन है जिस पे हम चर्चा कर रहे हैं। तो वो तो हमने अनफाउंड कर ही दिया है, अनफाउंड प्रिंसिपल दिखा दिया है कि वो अनफाउंड प्रिंसिपल्स पे बेस्ड है। अब इंडिपेंडेंट ऑब्जेक्ट वर्सेस द ड्रीम हाइपोथेसिस, ये ड्रीम हाइपोथेसिस और ये इंडिपेंडेंट ऑब्जेक्ट की ये क्या लड़ाई है, इस पे हम लोग आते हैं। रसेल कंसीड्स दैट इट इज लॉजिकली पॉसिबल द एंटायर एक्सटर्नल वर्ल्ड कुड बी अ ड्रीम, as no contradiction arises from the idea that reality consists solely of one's thoughts, feelings and sensations। तो रसल कह रहे हैं, यहाँ यहाँ पे रसल एक व्यू को आर्ग्यू कर रहे हैं, और वो व्यू ये कह रहा है कि इस बात को मानने में कोई दिक्कत नहीं है, कोई लॉजिकल या तार्किक परेशानी नहीं है इस बात को मानने में कि जो रियलिटी है वो कंप्लीटली हमारे माइंड के अंदर एग्जिस्ट कर रही हो, और बाहर कोई एक फिजिकल रियलिटी ना हो, हमारे माइंड में एज अ ड्रीम ही एग्जिस्ट कर रही हो ये रियलिटी। इस बात को मानने में कोई परेशानी नहीं है। तो इस बात को मानने में, किस बात को मानने में, कि ये जो वर्ल्ड है ये केवल संवेदना के रूप में, विचार के रूप में, हमारी भावना के रूप में, ये संसार हमारे मन में व्यक्त हो रहा है, हमारे निद्रा, हमारे स्वप्न संसार में व्यक्त हो रहा है। इस बात को मानने में कोई हर्जा नहीं है, कोई परेशानी नहीं है। However, he argues that while the unsettling possibility cannot be disproven, it lacks any compelling support।
इस बात को सोचने के लिए समय लीजिए। ये कहते हैं कि हालांकि इस पॉसिबिलिटी को आप डिस्प्रूव नहीं कर सकते हैं, लेकिन इस बात के लिए एविडेंसेस जो हैं वो बड़े कम हैं। Instead, the simpler and more plausible explanation is that independent physical objects exist and their interaction with us causes our sensations. इस बात को मानना ज़्यादा कॉमन सेंसिकल है, ज़्यादा इंट्यूटिव है इस बात को मानना कि ऑब्जेक्ट्स एग्जिस्ट करते हैं, क्योंकि ये तो कॉमन सेंसिकल है। अगर आप अपना हाथ बढ़ाएं, आपके सामने आग है तो आपको गर्म लगेगा। अगर आप किसी ऑब्जेक्ट को उठाते हैं, जैसे कि मैं इस बुक को उठाता हूँ, तो आपको एक सर्टेन प्रकार की फीलिंग होगी। आपको हाथ में एक बुक महसूस होगी, आपको उसके पन्ने महसूस होंगे, आपको उसका कवर महसूस होगा, आपको उसके कवर की सॉफ्टनेस महसूस होगी। तो वो तो महसूस हो ही रहा है, तो वो एक इंट्यूटिव पोजीशन है जिसके परे आर्ग्यू करना, जिसके विपरीत आर्ग्यू करना मुश्किल है। उन्होंने लेकिन वो जो स्केप्टिसिज्म की बात है कि आप इस दुनिया पे बिल्कुल आप क्वेश्चन उठा सकते हैं, आप एक प्रश्न चिन्ह उठा सकते हैं, इस बात पे तो संशय ही नहीं है। ऐसा रसेल का मानना है। रसेल एंड द हंग्री कैट एग्जाम्पल। रसेल एक थॉट एक्सपेरिमेंट करते हैं और वो कहते हैं कि रसेल यूजेस द एग्जाम्पल ऑफ अ मूविंग हंग्री कैट टू illustrate the role of simplicity in reasoning. If a cat appears in one spot and then another, then it is natural to infer that it's moved. रसेल कहते हैं कि आप ये सोचिए, कोई एक भूखी बिल्ली है और उसे आप एक समय पे T1 पे मान लीजिए आप स्पेस में S1 पोजीशन पे देख रहे हैं और T2 पे आप S2 पोजीशन पे देख रहे हैं, तो आप ये इन्फर कर सकते हैं, इस बात को कहने में कोई हर्जा नहीं होगा कि वो बिल्ली ने अपने कदम बढ़ाए हैं, वो बिल्ली ने मूव किया है। ठीक है? However, if we accept the view of private experience based on sense data, the cat exists only when observed. इस बात को सोचने के लिए समय लीजिए। वो कहते हैं कि अगर आप लेकिन प्राइवेट एक्सपीरियंसेस को ही माने, तो कैट का कैट का एग्जिस्ट करना जब वो ऑब्जर्व करती जब वो एग्जिस्ट जब वो जब कैट को ऑब्जर्व करना जब वो एग्जिस्ट करती है, ये बड़ा मुश्किल हो जाएगा। In this case, the idea of the cat being hungry or persisting between observations becomes meaningless. अगर आप ये मानते हैं कि कैट जो है वो आपके प्राइवेट एक्सपीरियंसेस से परे एग्जिस्ट नहीं करती है, तो फिर उसको उसकी एग्जिस्टेंस को आपके देखने पे आपके ऑब्जर्वेशन पे O1 मान लीजिए O1 ऑब्जर्वेशन और O2 ऑब्जर्वेशन के गैप में वो शायद वो बिल्ली एग्जिस्ट ना करती हो। लेकिन इस बात को मानना कि वो एग्जिस्ट कर रही है, ये ज्यादा सिंपलर हाइपोथेसिस है। तो रसेल कहते हैं, ऑल्टरनेटिवली अज्यूमिंग दैट कैट एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली, इट इज लॉजिकल टू मूव दैट इट मूव्स एंड फील्स हंगर बिटवीन मील्स। ये बात आर्ग्यू करना, ये बात इन्फर करना कि जब आप उसे नहीं देख रहे होते हैं तो वो मूव करती है, वो क्रियाएं करती है, वो खाती है, पीती है, कूदती है, खेलती है, ये सारी क्रियाएं हो रही हैं जब आप उसे नहीं देख रहे हैं, ये आर्ग्यू करना ये ज्यादा लॉजिकल है। रसल आर्ग्यूज दैट इफ द कैट एग्जिस्ट ओनली व्हेन ऑब्जर्व, इट इज डिफिकल्ट टू कंसीव ऑफ इट बिकमिंग हंग्री ड्यूरिंग टाइम्स व्हेन इट इज isn't being seen। अगर हम ये माने कि हमारे इंडिपेंडेंस से हमारे ऑब्जर्वेशन के परे कैट एग्जिस्ट ही नहीं करती है, तो ये सब मानना कि वो हम खाना खा रही होगी या फिर उसे भूख लगती होगी, ये बात को जो हमारे जो दैनिक दिनचर्या है, जो हमारी पूरी दिन की क्रिया है जो है, उस पे एक प्रश्न चिन्ह उठ जाएगा कि वो खाना खाती होगी या नहीं खाती होगी, इसी बात पे प्रश्न चिन्ह उठ जाएगा। अगर आप ये मान लें कि आपके देखे के बिना कोई चीज कोई व्यक्ति एग्जिस्ट ही नहीं करता होगा, तो उसके भूख लगने की सवाल तो बहुत का प्रश्न तो बहुत दूर का है। आर्गुमेंट को आई होप आप अप्रिशिएट कर पा रहे हैं। मैं ये कहना चाहता हूं कि अगर कैट जो है, अगर कोई एक बिल्ली है, वो आपके ऑब्जर्वेशन के इंडिपेंडेंट अगर एग्जिस्ट नहीं करती है, अगर ऐसा होता है, तो ये कहना कि बिल्ली को भूख लग रही होगी, उसने कुछ खाया होगा, जब वो एग्जिस्ट ही नहीं कर रही तो क्या खाएगी?
ठीक है। इफ द कैट एग्जिस्ट ओनली एज सेंस डेटा, द कॉन्सेप्ट ऑफ कैट एक्सपीरियंसिंग हंगर बिकम्स मीनिंगलेस। अगर आप ये माने अपने प्राइवेट एक्सपीरियंसेस के बलबूते पे ये माने कि जो कैट है वो सिर्फ एक सेंस डेटा है, तो फिर उसके भूख लगने का जो प्रश्न है वो मीनिंगलेस हो जाएगा। इन दिस फ्रेमवर्क हंगर would only be experienced as a sensation within the observer, not as something attributed to the cat। ठीक है। तो हंगर जो होगा वो बस एक सेंसेशन होगी जो कि आपके ऑब्जर्वर, जो कि आपकी प्रतिमूर्ति है। आप कैट के हंगर को इमेजिन कर रहे हैं कि वो अगर घूम रही है तो वो भूखी है, तो वो भूखी नहीं, क्योंकि वो आपके आपके माइंड के इंडिपेंडेंट तो एग्जिस्ट ही नहीं कर रही है। ठीक है। Russell emphasizes that understanding hunger in terms of the cat being merely a series of sense data such as patches of color make the expression of hunger intelligible। तो जो पूरी, अगर आप सिर्फ सेंस डेटा ही मान लें अगर किसी चीज को, किसी ऑब्जेक्ट को, तो उसकी पूरी दिनचर्या, उसके पूरे लाइफस्टाइल, उसके पूरे लाइफ पे बल्कि आपने एक प्रश्न चिन्ह उठा दिया है। अगर वो आपके माइंड के इंडिपेंडेंट अगर वो एग्जिस्ट ही नहीं करती है तो एक प्रश्न चिन्ह उठ जाता है उस पे। अब द एनालॉगी बिटवीन सेल्फ एंड द अदर्स, परसेप्शन ऑफ इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस। रसेल अब ये कैट की जो कैट की जो हंग्री कैट की जो थॉट थॉट एक्सपेरिमेंट था, या जो ऑब्जर्वेशन था जो है, या जो एग्जांपल था जो है, या जो एनालॉगी थी, उसको एक्सपैंड करते हैं ह्यूमन बींग्स पे, और वो कहते हैं explaining that when we observe someone speaking we perceive sense data such as moving lips and sound। जब हम किसी को देखते हैं तो हम ये परसीव करते हैं कि वो सामने वाला कुछ बोल रहा है, अगर उसके लिप्स हिल रहे हैं और आपको एक उसके साथ आवाज आ रही है, तो आप सीधे सीधे ये इन्फर करते हैं कि कुछ ऐसा है जो कि मूव कर रहा है, और उसके मूव होने से हवा आ रही है। आपके लिप्स मूव कर रहे हैं और आपके अंदर से एक हवा आ रही है जो कि साउंड के माध्यम से अपने आप को व्यक्त कर रही है। वी नेचुरली अज्यूम दैट दिस बिहेवियर रिफ्लेक्ट्स the person's independent thought just as we associate our own action with our internal state। ठीक है। इसके बाद में दिस कॉन्शियस एनालॉगी मेक्स इट हार्ड टू इमेजिन दैट द अदर पर्सन डज नॉट एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली। ठीक है। तो रसल ये कहना चाहते हैं कि अगर आप ये बिहेवियर को, अगर आप एज्यूम करते हैं कि ये निशानी है एक तरीके से कि जो सामने वाला है उसके अंदर अपने विचार हैं, वो भी आपकी तरीके से एक कॉजिटेटिंग बीइंग है, जैसे कि आप अपनी क्रिया के साथ अपने विचार को जोड़ते हैं, वैसे ही सामने वाला अपने क्रिया से अपने विचार को जोड़ता है। तो ये जो बिहेवियर है ये तो नेचुरली एक इंट्यूटिव पोजीशन है, इसमें तो कुछ काउंटर इंट्यूटिव है नहीं, ये एक नेचुरल पोजीशन है जो है, ये एक नेचुरली अज्यूम कर लेने वाली बात है। द अनकॉन्शियस एनालॉगी मेक्स इट हार्ड टू इमेजिन दैट द अदर पर्सन डज नॉट एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली। द बिहेवियर ऑफ अदर्स seem to confirm their existence outside our perception। जो हम लोगों ने एग्जांपल लिया था कि अगर आप टेबल पे बैठे हुए हैं और आप अपने दोस्त से फोर्क मांगे जो है, तो जो कांटा जो होता है जिससे खाना खाया जाता है, अगर आप वो मांगे, वो आपको दे रहा है, तो इसका मतलब उसके अंदर भी कॉजिटेशन हो रही है। वो भी समझ रहा है कि कांटा क्या होता है, और ये उसका जो बिहेवियर है, ये उसकी सत्ता, ये उसकी एग्जिस्टेंस को वैलिडेट कर रहा है हमारे परसेप्शन से, हमारे सेंसेशन से पृथक। से सोचने के लिए टाइम आप चाहें तो ले सकते हैं। अब ड्रीमिंग वर्सेस रियलिटी। अब यहाँ पे एक ऑकेम्स रेजर का प्रिंसिपल होता है, और वो ऑकेम्स रेजर का प्रिंसिपल ये कहता है कि जो सबसे सिंपलेस्ट आर्गुमेंट है, या जो सबसे छोटा आर्गुमेंट है, या जो सबसे जिसमें आपको ज्यादा से ज्यादा आर्ग्यू नहीं करना पड़ रहा है, वही आर्गुमेंट सुगम है, वही आर्गुमेंट सुलभ है, वही आर्गुमेंट बेस्ट है। वो आर्गुमेंट की परख हो गई, वो आर्गुमेंट की कसौटी हो गई। तो ये ऑकेम्स रेजर का प्रिंसिपल है। तो ये कह रहे हैं, हमने दो हाइपोथेसिस को एग्जामिन किया। एक की ये जो दुनिया है ये हमारे ड्रीम में है, और ये दुनिया और इसके ऑब्जेक्ट्स जो हैं ये हमारे स्वप्न पदार्थ हैं। और दूसरी जो रियलिटी है, दूसरी जो हाइपोथेसिस है, वो हमने ये आर्ग्यू की, जो ये रियलिटी है जो है ये हमारे माइंड इंडिपेंडेंट एग्जिस्ट करती है। अब रसेल रिजेक्ट्स द आइडिया दैट आवर एंटायर परसेप्शन ऑफ रियलिटी माइट बी अ ड्रीम। रसेल कहते हैं कि ये बात को मानना कि हमारा पूरा जो
एक्सपीरियंशियल वर्ल्ड है वो पूरा का पूरा ड्रीम है, इस बात को रसल नकारते हैं और वो कहते हैं कि while dreams can feel real and often involve other people, we later realize that they are illusions. He argues that dreams are influenced by waking life and can be explained scientifically if we assume the existence of a physical world. तो यहाँ पे रसल एक साइकोलॉजिकल एक आर्गुमेंट को लेकर के आते हैं और वो कहते हैं कि जो ड्रीम्स हैं हालांकि वो भी आपको रियल लगते हैं, लेकिन अगर आप एक वेकिंग लाइफ को मान लें तो ड्रीम को एक्सप्लेन करना ज्यादा आसान हो जाएगा। अब ड्रीम को अगर वेकिंग लाइफ मानेंगे तो कैसे एक्सप्लेन करना आसान हो जाएगा? वो ऐसे एक्सप्लेन करना आसान हो जाएगा कि आपके ड्रीम्स का जो है ऑब्जेक्ट्स, ड्रीम ऑब्जेक्ट्स का कोई तो एक ओरिजिन पॉइंट होना चाहिए, कोई तो एक रेफरेंस होना चाहिए। ड्रीम तो तभी ना हो सकता है आपको एक हालांकि रिसर्च ये दिखाती है कि बच्चे भी ड्रीम करते हैं, तो वो अपने माँ के जब पेट में रहते हैं उससे जो सेंसेशंस वहां पे प्रोड्यूस होते हैं वो उनको छोटे फॉर्म के, बेसिक फॉर्म के ड्रीम क्रिएट करती हैं जो है। लेकिन आप ऐसा इमेजिन कर सकते हैं कि जो वेकिंग जो आपको ड्रीम में आ रहा है, जो आपको सपने आ रहे हैं, उन सपने में जो स्वप्न पदार्थ हैं, जो फिजिकल ऑब्जेक्ट्स आप जिनके साथ इंटरेक्ट कर रहे हैं, जिस वर्ल्ड के साथ आप इंटरेक्ट कर रहे हैं, उन ऑब्जेक्ट्स का ओरिजिन तो हो, ओरिजिन भी तो कहीं होना चाहिए। अब वो ओरिजिन स्वप्न में तो हो नहीं सकता, वो ओरिजिन तो स्वप्न में हो नहीं सकता। तो उसका अधिष्ठान कहाँ है या उसका लोकस कहाँ है, उसका लोकस स्टैंडाई कहाँ है? तो वो कहते हैं कि अगर आप वेकिंग लाइफ को मान लें जो है, तो आपके ड्रीम को, एक्सपीरियंसेस को एक्सप्लेन करना ज्यादा आसान हो जाएगा कि आप जो ड्रीम में चीजें देख रहे हैं उनका जो लोकस है वो इस असली दुनिया में। Although he acknowledges that the possibility of dreaming still raises a slight doubt, he asserts that the simpler and more natural hypothesis is that we are experiencing real independent physical objects that exist outside our perception. हालांकि वो कहते हैं कि आप लॉजिक से, आप तर्क से इस दुनिया पे संशय तो कर सकते हैं और वो संशय आपके लॉजिकल आर्गुमेंट्स के तहत आप बिल्कुल सही भी दिखा दिखा सकते हैं, लेकिन ये बड़ी काउंटर इंट्यूटिव पोजीशन होगी। ये इसमें हालांकि कोई आपको लॉजिकल फैलेसी तो आ नहीं आएगी, लेकिन प्रॉब्लम जो होगी वो प्रॉब्लम ये होगी कि आप ज्यादा स्टेप्स के लिए जा रहे हैं, आप एक ज्यादा आर्ग्यूमेंट के लिए जा रहे हैं, आप ज्यादा समय के लिए जा रहे हैं, आप एडिशनल स्टेप्स क्रिएट कर रहे हैं अपने आर्ग्यूमेंट को, अपने पॉइंट को प्रूव करने के लिए आर्ग्यूमेंट्स के थ्रू। हाल और जो इसके विपरीत है जो है सिंपलर हाइपोथेसिस है, वो एक कॉमन इंट्यूटिव, कॉमनली अंडरस्टैंडेबल, कॉमनली एग्रीएबल एक रियलिटी है। तो ड्रीम आर्गुमेंट के साथ जाना या ड्रीम वर्ल्ड को, अपनी रियलिटी को ड्रीम वर्ल्ड मानना, ये मिथ्या है। इस बात को मानना ये मिथ्या है, ये मिथ्याचार है। अब रसल बिलीफ की बात करते हैं, तो बिलीफ पे चर्चा करने से पहले बिलीफ को हमें समझना होगा कि रसल बिलीफ से क्या समझते थे। रसल रसल बिलीफ को एक प्रपोजिशनल एटीट्यूड मानते थे, जैसे कि आई बिलीव दैट एक्स विल हैपन। तो ये जो बिलीव है आपका, जो ये फेथ है, आप ये जो आपका प्रपोजिशनल एटीट्यूड है कि आप किसी प्रपोजिशन में अपना फेथ जो एग्जर्ट कर रहे हैं, तो ये जो फेथ है, ये बिलीफ है, ये प्रपोजिशनल एटीट्यूड है। तो रसल इंस्टिंक्टिव बिलीफ पे हमारा ध्यान लेकर के आते हैं। रसल जो मतलब इंस्टिंक्ट मतलब जो है, जो आपकी स्वक्रिया होती है, जो है जो आपकी स्वतः क्रिया होती है, जो आपकी डायरेक्ट क्रिएटिव एक्सप्रेशन होता है, जो है इंस्टिंक्ट्स के तौर पे जो है आपका जो जो जैसे मान लीजिए आप किसी चीज को छुआ, वो गर्म है, तो आप तुरंत हाथ डालेंगे, तो ये इंस्टिंक्ट होता है। ठीक है? तो रसल इंस्टिंक्टिव बिलीफ के तरफ हमारा ध्यान लेकर के आना चाहते हैं और वो इस इंस्टिंक्टिव बिलीफ के थ्रू सिंप्लिसिटी के आर्गुमेंट को या ऑकम्स प्रिंसिपल को, ऑकम्स रेजर प्रिंसिपल को लेकर के आ रहे हैं। और वो कहते हैं, रसल कंक्लूड्स बाय एग्जामिनिंग व्हाई द बिलीफ इन एन इंडिपेंडेंट रियलिटी फील सो नेचुरल। वो कहते हैं कि ये बात तो अब आप लोग को समझ में आ ही रही होगी कि एक आपसे पृथक एक रियलिटी, आपसे इंडिपेंडेंट एक रियलिटी को मानना इतना नेचुरल फील क्यों होता है।
The belief is not the result of logical arguments but arises instinctively present as soon as we begin to reflect. जैसे ही हम अपनी विचारणा की क्रिया करना चालू करते हैं, जैसे ही हम वैचारिक क्रिया चालू करते हैं, तो वैचारिक क्रिया करने के बाद आपको बहुत सोचना नहीं है इस बात को कहने में कि हमारे से इंडिपेंडेंट, हमारे सोचने से परे आर्गुमेंट से परे चीजें एग्जिस्ट करती हैं, आर्गुमेंट ये एक वर्ल्ड एग्जिस्ट करता है, ये इसमें आपको बहुत ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है, ये इंस्टिंक्टिव है। While we doubt the external world because it differs from our sense data, physical objects still align with those sense data। कि आप इस दुनिया पे तो डाउट कर सकते हैं, लेकिन फिजिकल ऑब्जेक्ट्स जो है जिनसे आप पर्टिकुलर चीजें आप कहते हैं, जिनसे आप इंटरेक्ट कर रहे हैं, उन पे डाउट करना तो एक उन पे डाउट करना एक मुश्किल बात है। ठीक है। Accepting the instinctive belief simplifies our understanding of experience rather than complicating it। ठीक है। वो कहना चाह रहे हैं, दरअसल कहना यहाँ पे कहना चाह रहे हैं कि अगर आपको इस दुनिया को ड्रीम की तरीके से आर्ग्यू करना है, अगर आपको इस दुनिया को ड्रीम की तरीके से आर्ग्यू करना है या दुनिया को ड्रीम दिखाना है, तो इसमें कोई लॉजिकल कॉन्ट्रडिक्शन तो नहीं आएगा। लेकिन ये आप इस बात को मानते हुए आप एक काउंटर इंट्यूटिव पोजीशन को आर्ग्यू कर रहे हैं, आप इंस्टिंक्टिव बिलीफ के पदे जा रहे हैं, आप ऑकम्स प्रिंसिपल के पदे जा रहे हैं, और ये आप चीजों को कॉम्प्लिकेट कर रहे हैं। और consequently, Russell sees no reason to reject the common sense view of reality in favor of dreaming hypothesis। आजकल बहुत वेस्ट में एक सिमुलेशन हाइपोथेसिस चल रही है, जो है कि सिमुलेशन हाइपोथेसिस ये कहती है कि जो ये दुनिया है, ये हो सकता है किसी एडवांस सिविलाइजेशन के कंप्यूटर में कोडिंग चल रही हो। ऐसा हो सकता है। आप आजकल होलोग्राम वगैरह क्रिएट कर सकते हैं, जहाँ पे आप फिजिकल ऑब्जेक्ट्स के साथ इंटरेक्ट कर सकते हैं, आपका एक होलोग्रामिक इमेज बन जाता है। तो ये सब चीजें हो सकती हैं, लेकिन इस बात को परम सत्य मानना, इस बात को रियलिटी मानना, ये थोड़ा फार फेच्ड आइडिया है, या एक दूर की कौड़ी है जिसे कहते हैं। Hierarchy of knowledge and instinctively, Russell concludes by acknowledging the inherent limitations of the simplicity argument, noting its resemblance to most philosophical reasoning। ठीक है, अब वो कहते हैं कि जो सिंप्लिसिटी आर्गुमेंट है जो है उस पे वो, हालांकि वो कहते हैं कि उस पे आप सिंप्लिसिटी आर्गुमेंट पे भी आप प्रश्न उठा सकते हैं, लेकिन ये फिलोसॉफिकल रीजनिंग की जो है ये एक बेसिक समझ है, तो इस पे डाउट करना, इस पे संशय करना थोड़ा सा मुश्किल होगा। ही इंट्रोड्यूसेस अ थ्योरी ऑफ हायरार्कियल नॉलेज asserting दैट ऑल नॉलेज इज रूटेड इन इंस्टिंक्टिव बिलीफ। अब वो कहते हैं कि एक जितनी भी आपकी इस नॉलेज है जो है वो इंस्टिंक्टिव बिलीफ पे है, तो आप दरअसल वर्ल्ड के साथ इंटरेक्ट कैसे करते हैं, इस बात पे रसल हमारा ध्यान लेकर के जाना चाहते हैं, और रसल कहते हैं कि आप वर्ल्ड के साथ अपने बिलीफ के थ्रू इंटरेक्ट करते हैं। बिलीफ क्या है? बिलीफ एक प्रकार का मॉडल है, एक प्रॉक्सी फॉर रियलिटी है। प्रॉक्सी फॉर रियलिटी का मतलब, रियलिटी आप जैसे एटर्नल ट्रुथ है, आप भाई कुछ कुछ प्लैनेट्स को तो देख पा रहे हैं, सूरज को देख पा रहे हैं, लेकिन कुछ ऐसे प्लैनेट्स भी हैं या गैलेक्सीज हैं जिन्हें आप डायरेक्टली तो नहीं देख पा रहे हैं, लेकिन आप मानते हैं कि हमें उनसे उनके परिणाम दिख रहे हैं, जो है हमें वो अपने स्कैनर्स पे दिख रहे हैं, तो आप उनमें मानते हैं। तो कहते हैं कि जो हमारी नॉलेज है, हमारा जो इस वर्ल्ड के बारे में जो ओपिनियन है, जो उसके बारे में हम थ्योरी एक कंस्ट्रक्ट करते हैं, जिसे थ्योरी ऑफ माइंड कहा जाता है फिलॉसफी ऑफ माइंड में, वो एग्जिस्ट करती है, और वो इंस्टिंक्टिव बिलीफ में ग्राउंडेड है। उसका जो लोकस है, उसको जो ग्राउंडिंग देने वाला सब्सटेंस है, वो इंस्टिंक्टिव बिलीफ है। रिजेक्टिंग दीज बिलीव्स लीव्स नो फाउंडेशंस फॉर नॉलेज। ठीक है, वो कांट की बात को लेकर के आते हैं, जिसे कांट ने कहा था कि आपको कुछ ना कुछ प्री सपोजिशन, कुछ मेटाफिजिकल प्रिंसिपल्स तो मानने ही पड़ेंगे, फिर इसके बाद आप अपना एक मेटाफिजिकल स्ट्रक्चर, एक मेटाफिजिकल डोम, एक मेटाफिजिकल पिरामिड खड़ा कर सकते हैं।
तो आपको कोई थ्योरी बनाने के लिए कुछ बेसिक assumptions लेने पड़ते हैं। आपको कोई मैथमेटिकल थ्योरी फॉर्म करनी है, तो कुछ आपको बेसिक एक्सियोम्स लेने पड़ेंगे, कुछ आपको बेसिक पोस्टुलेट्स लेने पड़ेंगे। तो इन बेसिक पोस्टुलेट्स को मानना, ये मानना कि आपसे पृथक एक दुनिया है, उसमें ऑब्जेक्ट्स हैं, वो एग्जिस्ट करती है, ये बेसिक समझ है साइंस की, ये बेसिक नीड है साइंस की। इसके बिना साइंस खड़ी ही नहीं हो सकती। अगर आप अपने से पृथक एक दुनिया ना माने तो आप किसके साथ इंटरेक्ट करेंगे? आप अपनी थॉट के साथ ही इंटरेक्ट कर रहे होंगे, तो फिर आपको सोचने की जरूरत तो है नहीं। ये आपकी 12 साल की एजुकेशन, फिर इसके बाद मास्टर्स, बैचलर्स, ये सब आपका पूरा एंडेवर बर्बाद चला जाएगा। तो रसेल कहते हैं कि इतनी तो बात हमें माननी ही पड़ेगी, इसके बाद हम आगे बढ़ सकते हैं, आगे कोई थ्योरी बना सकते हैं। However, some instinctive beliefs are stronger than others, while many have become intertwined with habitual or associated belief and that are mistakenly regarded as instinctive. लेकिन यहाँ पे रसेल फिर से एक साइकोलॉजिकल बात को लेकर के आते हैं कि कहते हैं कि अगर आप एक a lie told enough times becomes the truth, तो इस साइकोलॉजिकल बात को रसेल लेकर के आते हैं और वो कहते हैं कि अगर एक झूठ को या किसी बात को अगर आप बार-बार दोहराएं, तो वो एज़ इंस्टिंक्टिव बिलीफ, एज़ प्राइमरी बिलीफ, एज़ रूट बिलीफ वो स्थापित हो जाएगा। तो दोस्तों, ये हमारा सेकंड चैप्टर के ऊपर पूरा डिस्कशन था। मैंने सोचा है कि अब मैं इस चैप जो भी चैप्टर्स आपको पढ़ाऊंगा या आपके साथ डिस्कस करूंगा, उनकी एक ओवरव्यू मैं लेक्चर के एंड में दूंगा। तो रसेल ब्रीफली एक्सप्लोर्स कार्टेशियन सर्टेनिटी, कार्टेशियन प्रिंसिपल को वो रसेल एक्सप्लोर करते हैं। कॉजिटेटिंग बीइंग के बारे में बात करते हैं कि आई थिंक देयरफॉर आई एम, और वो कहते हैं कि ये जो रियल सेल्फ है ये भी उतना ही एल्यूसिव है जैसे कि रियल टेबल है। तो इस पे अगर आप चाहें तो एक थोड़ा सा क्योंकि अब थोड़ा सा बड़ा हो रहा है डिस्कशन, ये वीडियो आपको बोरिंग ना लगे, इसलिए वो डिस्कशन हम लोग जब फिलोसफी ऑफ माइंड, इंडियन फिलोसफी ऑफ माइंड डिस्कस करेंगे तो हम उसमें यहाँ पे वो डिस्कशन लेके आएंगे। लेकिन रसेल जो है कार्टेशियन मेथोडोलॉजी पे जो है, मेथोडोलॉजी के रेडिकल डाउट की मेथोडोलॉजी को यूज करते हुए वो कहते हैं कि जितना जो है जितना एल्यूसिव जो टेबल है एज अ सब्सटेंस एज मैटर, उतना ही जो नॉन सेल्फ है, या ये जो सॉरी जो नॉन मैटर है, या जिसे हम सेल्फ कहते हैं, जो कॉजिटेटिंग बीइंग है, वो भी उतना ही एल्यूसिव है। और वो कहते हैं कि कोई एक एंटिटी ऐसी होगी जो कि टाइम में परसिस्टेंट रहती होगी, जिसकी एक पर्सनल आइडेंटिटी होती होगी एज अ बॉडी, एज एज अ पर्सन। जैसे कि मैं शिवेंद्र विक्रम सिंह हूं या आप कोई और हैं, तो वो कोई एक आइडेंटिटी एग्जिस्ट करती होगी, कोई एक रियल सेल्फ एग्जिस्ट करता होगा जो कि टेम्पोरल कंटिन्यूटी में परसिस्टेंट रहता होगा। ये बड़ी ही मुश्किल बात है। दिस इंक्वायरी अंडरस्कोर्स the introductory nature of the problems of philosophy with the issue of personal identity as secondary focus। ठीक है, तो ये पर्सनल आइडेंटिटी का जो प्रश्न है, ये ऑन्टोलॉजी का प्रश्न है, ये फिलोसफी ऑफ माइंड का प्रश्न है। तो इस प्रश्न पे वो हमारा बहुत ध्यान नहीं आकर्षित करना चाहते हैं, क्योंकि ये जो हमारा पूरा डिस्कोर्स है ये मैटर के होने पे है, मैटर के एग्जिस्टेंस पे है कि क्या मैटर हमारे सेंस डेटा के इंडिपेंडेंट भी है या नहीं है। हमने इन दो पोजीशंस को देखा, और क्या सेल्फ जो है वो भी एग्जिस्ट करता है। तो ये जो पर्सनल आइडेंटिटी का सवाल है ये थोड़ा फार फेस्ट है, ये थोड़ा दूर है। जो प्राइमरी फोकस है वो प्राइमरी फोकस है इस बात पे कि क्या कोई मैटर आपके सेंस डेटम, आपके एक्सपीरियंस, आपके सेंसरी एक्सपीरियंस या सेंसेशन से पृथक एग्जिस्ट करता है या नहीं। तो अब इसके बाद कहते हैं द प्रॉब्लम ऑफ अदर माइंड्स, जो कि क्या दूसरे वैचारिक एंटिटीज, वैचारिक सत्ताएं एग्जिस्ट करती हैं, इस बात को वो लेकर के आते हैं। और वो जो है उनके इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस पे कि हम हमसे इंडिपेंडेंट कोई एक माइंड एग्जिस्ट करता है, इस प्रॉब्लम को लेकर के आते हैं। और वो कहते हैं कि हमारे पास लॉजिकल रीजंस तो नहीं है कि
हम अदर माइंड्स को इन्फर कर पाए कि दूसरे लोग सोच सकते हैं, लेकिन ये मानना आपके दैनिक क्रिया के, दैनिक आचार विचार के, दैनिक संपर्क के जो बेसिक फाउंडेशनल प्रिंसिपल्स हैं वो ये हैं कि अगर आप दुनिया में नहीं मानेंगे, किसी लोगों से नहीं मानेंगे, तो समाज की स्थापना तो हो ही नहीं सकती। मच लेस मच लेस समाज की स्थापना तो हो ही नहीं सकती। और मच मोर ये बात हुई कि आपसे पृथक कोई एक दुनिया, अगर आप दुनिया की एग्जिस्टेंस को अगर आप नहीं मानते हैं, तो फिर साइंस तो हो ही नहीं पाएगी, फिलॉसफी तो हो ही नहीं पाएगी। सब आप सोच रहे हैं फिक्शन है, उसमें आप कुछ भी लिख लीजिए, कुछ भी बना लीजिए। 2+2 को आप 5 कर लीजिए, 2+2 को 10 कर लीजिए। तो if we doubt reality, we also doubt other people's bodies and minds, leaving us dreaming alone. अगर हम दूसरे लोगों पे डाउट करते हैं, तो हमारा साइंस की पद्धति, हमारी एनालिसिस की पद्धति, ये सब तो चल ही नहीं पाएगा, फिलॉसफी तो हो ही नहीं पाएगी। हम लोग खाली अपने स्वप्न संसार में व्यस्त रहेंगे, मौज करेंगे और जैसा हम चाहेंगे अपने लिए वैसा संसार बना लेंगे। ये संसार की सारी क्रियाएं तो फिर निष्फल हो जाएंगी। Though it is logically possible that reality is a dream, Russell argues that there is no evidence for this over common sense belief in an independent world. जैसा कि हम लोगों ने पहले भी डिस्कस किया था कि रसेल कहते हैं कि हालांकि इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई लॉजिकल इनकंसिस्टेंसी नहीं आएगी, लेकिन ये जो है हमारा काम बढ़ा रही है, हमें आर्गुमेंटेशन करना पड़ रहा है कॉन्ट्ररी टू द इंट्यूटिव पोजिशन। Rejecting one belief requires a stronger counter belief which the dream hypothesis lacks. एक बिलीफ को आप तभी रिप्लेस करते हैं जब उससे स्ट्रॉन्ग बिलीफ आता है। और आप बिलीफ बिलीफ के बारे में, ये बिलीफ जो है, आप इसको अगर समझना चाहें तो बिलीफ जो है आपके लिए एक तरीके से मैप ऑफ द वर्ल्ड, एक तरीके से आपके लिए प्रॉक्सी फॉर रियलिटी क्रिएट कर रही है। और ये प्रॉक्सी फॉर रियलिटी से ही आपके थ्रू ही आप दुनिया को नेविगेट करते हैं, दुनिया को समझते हैं। और इस इंट्यूटिव पोजीशन को, इस स्ट्रेट फॉरवर्ड पोजीशन को रिजेक्ट करने के लिए आपको कोई एक तगड़ी हाइपोथेसिस चाहिए, और वो तगड़ी हाइपोथेसिस ड्रीम हाइपोथेसिस नहीं है। Russell concludes with a Neoplatonic vision of philosophy as a pursuit of coherent truth. By organizing instinctive beliefs into a harmonic system where none conflict, philosophy makes these beliefs worthy of acceptance. वो कहते हैं कि वो नियोप्लेटोनिक जो थ्योरी है, जो है जहाँ पे प्लेटो वगैरह के आइडियाज को लेकर के जो मेडिवल टाइम्स में कोशिश की गई वेस्ट में कि इसे और हार्मोनाइज करके हम इसमें गॉड और बाकी चीजें भी लेकर के आए। तो जो नियो प्लेटोनिक प्लेटोनिक पूरी कोशिश रही है, उसको उस पे हमारा ध्यान लेकर के आके ये कहना चाह रहे हैं कि हमें उस प्रकार से कोई थ्योरी अगर लानी होगी, तो हमें कुछ चीजें, कुछ बातों पे, कुछ चीजों पे हमें हमारा एग्रीमेंट होगा, कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस पे हमारा एग्रीमेंट होगा। और जब वो एग्रीमेंट होगा, तो उस एग्रीमेंट के बाद ही हम अपने इंस्टिंक्टिव बिलीफ्स को ऑर्गेनाइज कर सकते हैं एक हार्मोनियस सिस्टम के, एक हार्मोनियस बिलीफ सिस्टम के तौर पे। और वो बिलीफ सिस्टम के थ्रू हम वर्ल्ड से इंटरेक्ट कर सकते हैं, और वो बिलीफ सिस्टम तब ही चेंज होगा। वो बिलीफ सिस्टम तब चेंज होगा जब वो बिलीफ सिस्टम तब चेंज होगा जब कोई स्ट्रॉन्गर बिलीफ आए, उससे स्ट्रॉन्ग बिलीफ आए, तब आप बिलीफ सिस्टम अपना अपडेट करेंगे। अब the notion of reality as a dream later inspired philosophical scenarios like brain in a vat, जिसका हमने डिस्कशन कर रखा है, and cultural works like The Matrix, exploring the idea that our perceived reality may not be the true nature of existence. थैंक यू दोस्तों। This concludes today's session. Hasta la victoria siempre. Thank you. Good night.